जो आपकी के फोर्थ बी है पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, उसमें हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी द डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनरिटी। ठीक है, उसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नेचर, ये आपको लास्ट क्लास में कराया गया था। आज शुरू करेंगे हम टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड डिसिप्लिनरिटी। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज और डिसिप्लिनरिटी क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और ऑलमोस्ट मेरा यही है कि आज मैं ये यूनिट खत्म करा दूं। आप देखते हो कि टीचिंग के एरिया में जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है और जो डिसिप्लिनरी है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि एक टीचर, एक जो जो आपकी टीचिंग जो प्रोसेस है तभी इफेक्टिव हो सकती है जब एक टीचर को उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो। ठीक है, अब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मेरे को उसके अंदर नॉलेज है, तभी मैं उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा पाऊंगी, नहीं तो मैं उसको नहीं पढ़ा सकती। तो इसमें यही बताया गया है कि जब किसी विषय का हमें गहरा ज्ञान होता है, जब किसी सब्जेक्ट की हमें डीप नॉलेज होती है, तो वहां पर हमें उस सब्जेक्ट का क्या नेचर है, क्या प्रिंसिपल है और क्या उसका डिसिप्लिन है, वो हमें समझ आता है। ठीक है, और अगर हम वर्तमान में देखें, अगर हम एट प्रेजेंट की जो टीचिंग सिस्टम देखें, तो केवल जानकारी देना ही यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो सब्जेक्ट है उसको सिस्टमैटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का मतलब क्या है, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तो जो आपके सब्जेक्ट हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या है किसी और बच्चे को पढ़ा पाओगे, आपकी तभी क्या है आपकी जो टीचिंग कि जो आप टीचिंग जो मेथड है तभी आपका सक्सेस हो पाएगा। अब आते हैं हम सब्जेक्ट मैटर, अगर इजी वर्ड में देखा जाए तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का क्या मीनिंग है हमारा, किसी भी सब्जेक्ट की जब आपको डीप नॉलेज होती है सिस्टमैटिक तरीके से या साइंटिफिक उस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या कंसेप्ट को लिया गया है, क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या प्रोसेस है उसमें और क्या क्या उसके प्रैक्टिकल उपयोग है। ठीक है, जब आप उसको उस चीज की पूरी नॉलेज होती है तो वो क्या कहलाती है आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे एक मैथमेटिक्स के जो टीचर होते हैं उनको सिर्फ क्या है फॉर्मूलेस को याद करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन फॉर्मूलों को पुट करके बच्चे को समझाने की विधि भी क्या है टीचर को आनी चाहिए। फॉर्मूले तो हम सबने याद किए थे, लेकिन उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चे को इजीली अंडरस्टैंड करवा पाए, ये भी नॉलेज टीचर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने क्या है इसकी डेफिनेशन दी है। किसी ने कहा है कि किसी विषय के जो भी कंपोनेंट है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी कंसेप्ट है और जो भी उसकी एप्लीकेशंस हैं, उन सब की जब हमें पूरी नॉलेज होती है तो उसी को हम सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कहते हैं। आप मुझे बताइए क्या सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का मीनिंग क्लियर है आपको, इजी वर्ड में देखा जाए तो? यस मैम। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, एक क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपको, एक तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपको क्या है साइंटिफिक आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एक सीरीज वाइज क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होना चाहिए, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेबल हो ये होना चाहिए, आपके अंदर क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी आपके अंदर हो, नई जानकारी आपके अंदर हो। देखो भाई सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, मान लीजिए अब मैं आप में से किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ या मैं खुद पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले क्या बात होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए मेरे अंदर, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ उसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैंने कॉमर्स से पढ़ा है, मेरे को बोल लो कि भाई साइंस पढ़ाओ, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाओ, क्या मैं पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए उसकी डीप नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसके बाद है आपकी एक सीरीज वाइज तरीके से सब्जेक्ट को क्या है तार्किकता होनी चाहिए उसमें, यानी कि आप एक सीरीज वाइज उसको क्या कर सको रिप्रेजेंट कर सको। ये यानी कि पहले आपने अच्छे से मीनिंग क्लियर कर दिया, फिर उसकी डेफिनेशन बता दी, फिर आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दी। ठीक है, उसके क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स, आपने सारी चीजें क्या है खोल के बता दी। तो क्या है आपने क्या है क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि बच्चे को पहले अल्फाबेट सिखाए आपने, फिर वर्ड सिखाए, फिर सेंटेंस सिखाए। ठीक है, तो
इस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना है। एक साइंटिफिक आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण क्या है, साइंटिफिक होना चाहिए। एक टीचर का जो नज़रिया है वो साइंटिफिक होना चाहिए ताकि टीचर क्या कर सके। हाँ प्याज को शिल्पी माइक ऑफ कर लो बेटे। ठीक है, तो जो भी तथ्य हैं उनके आधारित होना चाहिए। आपका मान लीजिए कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट कराना पड़ जाए तो आपको वो आना चाहिए। और हमें क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल भी होना चाहिए। जो भी चीज़ बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, जो समझा रहे हो, वो जीवन उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उपयोगी होनी चाहिए वो नॉलेज। और क्या है, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, जब आप सब्जेक्ट नॉलेज ले रहे हो तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो, ताकि आप मान लीजिए कोई भी बच्चा अचानक से कोई भी प्रॉब्लम लेके आए तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप आराम से क्या है उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सको। उसके बाद न्यू फैक्ट या न्यू नॉलेज, समय के अनुसार क्या हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। हमें वही पुरानी चीज़ें नहीं, बल्कि अभी हम बार बार, मैं आपको बोलती हूँ भाई चैट जीपीटी का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो, ठीक है। तो समय के साथ हमें क्या है, अपडेट होना चाहिए। बबीता बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। आगे है शिक्षा में अगर हम देखें तो एजुकेशन में हमें जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। भाई आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका इफेक्टिव टीचिंग के लिए, जी बिल्कुल सही। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप क्या है, अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप क्या बच्चे की क्यूरियोसिटी को भी शांत कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी बच्चा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप इजीली उसका आंसर दे दोगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या आंसर दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद तक क्या है, तार्किक चिंतन का डेवलपमेंट होती है बच्चे के, क्या है, एक क्रिटिकल सोच भी हमारे अंदर डेवलप होती है। क्वालिटेटिव एजुकेशन होती है। अगर आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है तो क्या है, आपकी एक क्वालिटेटिव एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हो, ठीक है। रट्टा मार के नहीं आए आप को नॉलेज है फिर आप उस नॉलेज को साझा कर रहे हो बच्चे के साथ। इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हो आप अपनी टीचिंग मेथड में। कोई नई नई एक्टिविटीज़ का उपयोग करके आप क्या कर रहे हो, इनोवेशन को क्या दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। उसके बाद आता है आपका, ये तो था सारा आपका टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज से रिलेटेड। अब एक पॉइंट बताया है इसने, डिसिप्लिनरिटी, ठीक है। डिसिप्लिनरिटी का अर्थ क्या है भाई, डिसिप्लिनरिटी का अर्थ है किसी भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी क्या नेचर है, क्या उसका संरचना है, यानी कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या सीमाएं हैं उसकी, क्या नियम है और कौन से अध्ययन पद्धति से है। तो प्रत्येक विषय का क्या होता है, अपना अलग क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है, अलग भाषा होती है, अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। तो जो डिसिप्लिनरिटी है वो हमें यही बताती है किसी किसी सब्जेक्ट की क्या नेचर है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या क्या नियम है, ये सारी चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल के जरिए इन्होंने बताया है कि जो साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, प्रयोग एवं अवलोकन पर आधारित, विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं। इतिहास की जो घटनाएं हैं वो आपके प्रूफ के आधार पर आधारित होती हैं। और गणित तर्क एवं गणना पर आधारित है, ठीक है। जो हमारा मैथमेटिक्स है वो क्या है, हमारा जो नंबर सिस्टम्स हैं, गणनाएं हैं आपकी, उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी हमें ये बताता है कि एक सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या और कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं उसको बताता है। अब जो डिसिप्लिनरी का, पहले मुझे बताओ मीनिंग क्लियर हुआ है, डिसिप्लिनरिटी क्या होती है एक सब्जेक्ट के मामले यस में, मैम, यस मैम। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के क्या नियम हैं, क्या हमारी अध्ययन पद्धति, क्या हमारा स्टडी मेथड रहेगा, क्या स्ट्रक्चर है इस सब्जेक्ट का, क्या इसकी नेचर है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं हमें, डिसिप्लिनरिटी बताती हैं। अब इसकी फीचर्स क्या क्या हैं भई आपकी, एक तो क्या होता है, स्पेसिफिक हमारी क्या होती है, स्टडी मेथड होता है इसके अंदर। दूसरा, हम नियमों का और जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। हमारे सब्जेक्ट की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो निर्धारित करता है ये डिसिप्लिनरिटी। हमारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की क्या क्या हमारी टर्मिनोलॉजी है उसको बताता है। उसके बाद क्या है, रिसर्च आधारित जितने भी हमारे क्या है
है पर्सपेक्टिव है उनको बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर बताई जाती है, डिसिप्लिनरिटी के अंदर बताई जाती है। क्लियर है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम मैं लेट हो गई आज। कोई बात क्या नहीं। टॉपिक था? बेटा जो आपका 4th बी का चला हुआ है वही आपका टॉपिक है, जिसमें आप पढ़ रहे हो टीचिंग सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड डिसिप्लिनरिटी वाला टॉपिक आज मैंने स्टार्ट कराया है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिनरिटी। भाई क्या इम्पोर्टेंस है आपकी? सबसे पहले तो क्या है, आपको जो सब्जेक्ट है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तभी क्या है, आप बच्चे को इजीली समझा सकते हो। आगे है आपका रिसर्च स्किल डेवलप करने की, ठीक है। आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जो क्या है, आप बच्चे को भी क्या है उसका मूड रिसर्च वाला बना दो, ठीक है, कि आप इजीली रिसर्च करवा सको किसी भी टॉपिक पर। और उसके बाद क्या है, आपको एक डिसिप्लिन में और सिस्टमैटिक स्टडी आपको करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए और एक सिस्टमैटिक स्टडी की बच्चे की क्या है आपको हैबिट बनानी है। उसके बाद क्या बताया गया है इसमें, मल्टी सब्जेक्ट की नॉलेज को भी डेवलप करना है आपको। जरूरी नहीं कि कॉमर्स है तो कॉमर्स ही कॉमर्स आनी है, नहीं, आपको अदर जो सब्जेक्ट है वो भी आपको क्या है थोड़ी बहुत उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है खाली एक कॉमर्स पढ़े उसके साथ आपने 6 सब्जेक्ट और भी पढ़े हैं, ठीक है। तो हमें क्या है उसकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। और आपस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप क्या है इजीली बच्चे को वो समझा सको। जैसे देखते हैं छोटे बच्चे की क्लासेस में मैं आप देखते हो कि टीचर साइंस एसएसटी बोल रही हूँ, हिंदी वाला टीचर अगर संख्या पढ़ा रहा है, अगर वही टॉपिक इंग्लिश वाला टीचर इंग्लिश में नाउन पढ़ाए तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा उसको पढ़ाने में, ठीक है। और बच्चे को समझने में भी क्या हो जाएगा, वो इजी रहेगा। अब है हमारा सब्जेक्ट मैटर नॉलेज और डिसिप्लिनरी का क्या रिलेशन है। एक तो क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हमें क्या है, सब्जेक्ट की नॉलेज प्रदान करता है, तो डिसिप्लिनरी क्या है, उसको एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से समझने में हमारी हेल्प करता है। तो यदि एक टीचर के पास क्या है सब्जेक्ट की नॉलेज है तो वह अपने ईजीली क्या है अपनी टीचिंग प्रक्रिया को क्या कर सकता है, प्रभावी बना सकता है। अब टीचर की क्या क्या रोल है इसमें, टीचर को क्या है अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, टीचर की जो सोच है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट है उनके बीच में क्या है कोरिलेशन स्थापित करने वाला होना चाहिए। आपका क्या है अनुशासन और आपकी जो रिसर्च पर्सपेक्टिव को डेवलप करने वाला होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि जो हमारी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है और जो डिसिप्लिनरी है वो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी का बेसिस है। अगर हमें अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले तो हमें अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसमें क्या क्या हमें अनुशासन को फॉलो करना है, हमें क्या है बच्चे की भी ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना है। तो अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो दोनों अप्रोचेज को हमें साथ में लेके चलना पड़ता है, डिसिप्लिनरी को भी और सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को भी। क्लियर है? यस मैम। थर्ड है आपका ट्रांस डिसिप्लिनरिटी, फोर्थ है आपका क्रॉस डिसिप्लिनरिटी, ठीक है। तो ये टाइप के आपके क्या दे रखे हैं, डिसिप्लिनरिटी, जो इनको आप डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। टाइप में सबसे पहले आता है आपका इंटरडिसिप्लिनरिटी। इसमें क्या होता है, 2 और मोर जो सब्जेक्ट होते हैं उनको मिलाकर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरिटी में क्या होता है, हम क्या है डिफरेंट जो सब्जेक्ट होता है उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आता है हमारा ट्रांस डिसिप्लिनरिटी। इसमें क्या है आपका जो भी सब्जेक्ट है
उसकी क्या बता रखी है सब्जेक्ट की, अगर जो भी एरियाज है उससे परे जाकर हम जो भी स्टडी करते हैं वो होता है हमारा ट्रांस डिसिप्लिनरिटी। और एक होता है क्रॉस डिसिप्लिनरिटी, जिसमें क्या है एक ही सब्जेक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड है उसके साथ आप जब पढ़ते हो, ठीक है, यानी कि एक ही विषय की विधियों का दूसरे विषय में जब आप प्रयोग करते हो, एक विषय के मेथड का जब आप दूसरे सब्जेक्ट में यूज करते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका क्रॉस डिसिप्लिनरिटी कहलाता है, ठीक है। मैम ट्रांस का बस एक एग्जांपल देते हैं। ट्रांस में क्या बताया गया है, विषय की सीमाओं से परे जाकर समग्र अध्ययन। एक मिनट बेटा, एग्जांपल कैसा? एग्जांपल मैम एग्जांपल दे देते ट्रांस का। रुको जा भाई, वही निकाल रही हूँ। अब देखो भाई, इसने बोल दिया है कि जैसे क्लाइमेट चेंज वाला एक एग्जाम्पल लिया है, पर्यावरण प्रदूषण का इसने कोई एग्जाम्पल लिया है, तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो एज ए एस्से के टाइप पे। आप पर्यावरण प्रदूषण आप किस में पढ़ रहे हो, आप एसएसटी में भी पढ़ रहे हो। वही सब सेम टॉपिक आप किस में है, आप साइंस में भी पढ़ रहे हो। आप उसके बाद ज्योग्राफी में आप ये चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। साइंस में आप ग्लोबल वार्मिंग की जब स्टडी करते हो तो उसके दौरान आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो। यस मैम। तो फिर मैम मल्टी वाले में फिर क्या होगा, तो जब इस ट्रांस वाले में ये है तो मल्टी वाले का भी देखते हैं भाई। नहीं देखिए नहीं मैम, बस क्योंकि कंफ्यूजन लग रहा है दोनों में से। तो फिर कंफ्यूजन को क्लियर करूंगी ना रोशन। मैं क्लियर करने के लिए ही तो बैठी हूँ। देखो, डिसिप्लिनरी में क्या था हमारा, एक विषय था खाली। इंटरडिसिप्लिनरिटी, चलो डिसिप्लिनरिटी तो क्या है, ये तो टाइप में है ही नहीं, इसी के अंदर हमने क्या है बहुत सारे टाइप्स को यहाँ पे बताया है। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है, टू और मोर सब्जेक्ट्स एक साथ जुड़े हुए। मल्टी में क्या है हमारा, कई विषय क्या है हमारे अलग अलग विषय एक साथ जुड़े हुए हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या है हमारा सब्जेक्ट से परे कोई भी हमारा इंटीग्रेटेड कोई भी स्टडी है वो वाला इसमें लेते हैं। उसमें तो मल्टी में तो क्या हो गया भाई, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हम ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, हम सब्जेक्ट से कोई भी, ओके बेटे, ठीक है, सब्जेक्ट से मान लीजिए टॉपिक ले लिया जो हम अलग अलग उसमें पढ़ रहे हैं। मैम मेरे हिसाब से ये जो ट्रांस डिसिप्लिनरिटी होती है इसमें ये है कि एक टॉपिक ले लिया, उसको आप मतलब कहने का बुक के दायरे में रहकर ना पढ़कर उसको आप वास्तविक जीवन में उसका किस तरह से यूज हाँ करेंगे या उसको किस तरह से हल करेंगे, वो होगा मैम इसमें। जैसे एक जी, नॉर्मल विषय है आपकी क्या बोलते हैं बेरोजगारी, ठीक है। हाँ जी, इसमें बेरोजगारी को आप बुक में जो 10 लाइनें रटा दी उससे ना पढ़, उसको तो पढ़ो आप, ठीक है, लेकिन उससे मतलब कि उसकी सीमाओं से परे जाकर मतलब वास्तविक जीवन में वो क्या क्या है हाँ किस बेरोजगारी, टाइप की है बेरोजगारी, क्या क्या दिक्कतें आ वास्तविक रही है। जीवन से मतलब जो आपकी समस्याएं हैं या फिर जो आपका क्वेश्चन है बुक में, उसको वास्तविक जीवन में उसको जोड़कर पढ़ना। मतलब अति विषयक, विषय से कुछ अति मतलब जो आपने हाँ जी, विषय में जैसे पढ़ा मान है लीजिए अपनी बुक कोविड में पढ़ा है 19 उससे वाला है, अलग। जैसे कोविड-19 का एग्जाम्पल है, उसने बुक्स में हम पढ़ रहे हैं तो बुक्स के अलावा भी हमने जो जो रियल में जो चीजें देखी वो लिख सकते हैं। मतलब कहने का कोई भी विषय जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना, बुक से परे जाकर थोड़ा, ठीक है मैम। हाँ जी, वेरी गुड बेटे। और क्या क्या है भाई, इसमें क्या है इंटरडिसिप्लिनरी में तो हम क्या करते हैं बीच में आपस में संबंध स्थापित करते हैं। और मल्टी में क्या है डिफरेंट डिफरेंट हम पर्सपेक्टिव को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दृष्टिकोण को देखते हैं। और ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या है हम वास्तविक समस्या के साथ जोड़कर उसको पढ़ते हैं। मैम एक कोऑर्डिनेशन, मैम एक मल्टी वाला एग्जांपल दीजिएगा।
इसमें एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। मल्टी में जो आप पहले समझा रहे थे ना, वो मल्टी में जैसे कि एक वो होता है ना, जल प्रदूषण। जल मतलब एक टॉपिक को जब हम कई सारे विषयों में पढ़ते हैं, जैसे मैम ने बताया था कि कौन सा प्रदूषण बताया था आपने? क्लाइमेट चेंज। हाँ, क्लाइमेट चेंज को हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, या फिर हम जल प्रदूषण ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम जो मतलब अपना एसएसटी में भी पढ़ेंगे, एसएसटी में जैसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम साइंस में भी पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में भी पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में हम कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या जो हमारा जल प्रदूषण हो रहा है उससे हानि मतलब इकोनॉमी को क्या नुकसान हो रहा है। मतलब कहने का, जब हम किसी एक टॉपिक को कई सब्जेक्ट्स के मतलब पर्सपेक्टिव से देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, कई सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं एक ही टॉपिक को, मतलब इसमें लिखा है इस उपागम जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी है, इसमें जो है एक ही विषय या फिर कोई भी क्वेश्चन या कोई समस्या है, उसको कई विषयों की सहायता से समझा जा सकता है। कि अगर समझो मैम पर ने इसको देखो, यहाँ पे तो आपको जस्ट नाम बताने हैं, जो अगला है ना उसमें इसको डिटेल से बताया गया, तो मैं पहले इसी क्वेश्चन को डिटेल से करा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कैसे मैम, यही तो दिया हुआ है ना इसमें कि अध्ययन क्षेत्र, सॉरी, ये अल्टरनेटिव्स क्या हाँ होंगे जी, इसके? अल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिनरिटी क्या होंगे, यहाँ पे तो जस्ट आपको नाम दिए गए, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है ना आपका नेचर ऑफ डिसिप्लिन वाला, उसमें इनको अलग अलग जैसे अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी का क्या करना है आपको, कंप्लीट वो बताना है। बताइए, वो तो क्लियर हो गया ना आंसर। आ गया समझ में रोशन? कोई आज बात नहीं नहीं, बोलने दूंगी मैं तुम्हें। अरे हम नहीं नहीं, आप बोलना है करो। मैम, वो क्लियर हो गया। आप अब्सेंट थे ना अभी, तो ज्योति मैम को बोले बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं अपसेट नहीं थी, वो बीच में वो बच्चे बैठे हुए थे, ये आज तो ऐसा हो रखा मैं। ठीक है, ये तो थी हमारी क्या, अल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिनरिटी, अलग अलग टाइप के जो भी डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो या फिर इनका आगे जब पढ़ेंगे। तो ये था आपका जो फर्स्ट वाली यूनिट का फर्स्ट वाला टॉपिक था, उसमें 3 ही टॉपिक दे रखे थे आपका। एक तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, दूसरा था आपका टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, और थर्ड था आपका अल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनरिटी। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे रखे थे। उसके बाद सेकंड आता है आपका पैराडिगम शिफ्टिंग इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें आप पढ़ोगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिकल सब्जेक्ट, जिसमें आप फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की बात करोगे। दूसरा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होता है, ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है, इन तीनों में से ना 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है अप्रोचेज विद इन डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या क्या आप अप्रोच को यहाँ पर लोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आते हैं हम हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिकल सब्जेक्ट। एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण का इतिहास एवं उत्पत्ति, ये वाला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिकल। अगर हम देखें तो जो एजुकेशन है वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसका मेन आधार है। ठीक है, और समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी टीचिंग जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, उसमें चेंज होता रहता है ना भाई। चेंज हुआ, हमने खुद चेंज देखा है, हम पहले कैसे पढ़ते थे उस टाइम पे और आज के टाइम में क्या आया है, चेंज आया है। ठीक है, तो जो हमारे सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसका मेन आधार ही क्या है, हमारी एजुकेशन है। और समय के साथ हमारी एजुकेशन के उद्देश्य भी, इसका स्ट्रक्चर भी और पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी है वो भी चेंज होती रहती है। और इन्हीं चेंज के कारण एजुकेशन में क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप हुए, जिसमें आपके फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सपेक्टिव है इनका हिस्ट्री में प्राचीन काल से ही क्या था, एक आधुनिक युग तक का फैसला है। प्रत्येक दृष्टिकोण ने शिक्षा को क्या है, एक नई गाइडलाइंस दी है, एक नई दिशा है, नए ऑब्जेक्टिव प्रदान किए हैं। ठीक है, पहले जो ये होता था ना आपका फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल, ये सब्जेक्ट नहीं होते थे, ये बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, तो इनको भी क्या है, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर फिर जाना जाने लगा, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें नीड हुई तो हम क्या है, डिफरेंट अप्रोच हमने यहाँ पे डेवलप की। ठीक है, तो इन डिफरेंट अप्रोच में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा
पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो पेडागोजिकल सब्जेक्ट या पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। पेडागोजी जो शब्द है वो आपके ग्रीक लैंग्वेज के पेडियागोजिस से बना है, जिसका अर्थ है बालक का मार्गदर्शन करना, यानी कि बच्चे को गाइडलाइंस देना। और ये जो दृष्टिकोण है, यह जो आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपके टीचिंग मेथड, टीचर की क्या भूमिका है और टीचर क्या किस प्रोसेस से आपकी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या रहेगी, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो आपका पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव है वो आपको क्या देता है, बच्चे को क्या गाइडलाइंस देता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी टीचिंग क्या मेथड रहेंगे, टीचर की कैसी भूमिका रहेगी, क्या किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाओगे, ये सारी चीज़ें क्या है आपको पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव देता है। तभी तो आपकी बुक के नाम के आगे होता है ना, पेडागोजिकल ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजिकल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी और इस साल उनकी फाइलें आप बना रहे हो। अब आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री एंड ओरिजिन से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं इन्होंने। सबसे पहले क्या था हमारा, जो प्राचीन यूनान है उसमें क्या है, सुकरात थे। सुकरात ने क्या है, प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया, यानी कि इन्होंने पूछा हिस्ट्री में और हमारा हिस्ट्री से इसमें क्या योगदान रहा है। तो प्राचीन यूनान में जो सुकरात थे उन्होंने क्वेश्चन मेथड विधि का प्रयोग किया। दूसरा था प्लेटो। प्लेटो ने क्या है अपना, एक मिनट रुक जाओ भाई मेरे बैंक, ठीक है देखिए। तो इतिहास में क्या क्या चीजें आई, इतिहास से हमारी जो सुकरात थे उन्होंने क्वेश्चनेयर मेथड का प्रयोग किया। क्वेश्चनेयर मेथड प्रश्नोत्तर विधि है वो हमें दी। दूसरा जो प्लेटो था, प्लेटो ने क्या है कम्युनिकेशंस पद्धति के ऊपर बल दिया, संवाद, यानी कि आपस में हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, आपस में सवाल जवाब करने चाहिए, उस चीज पर उन्होंने बल दिया। और जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु जिनको बोलते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस एवं तर्क आधारित जो टीचिंग मेथड था उनके बारे में बोला। उसके बाद आते हैं फिर हमारा मेडिवल स्टार्ट हो गया। तो मेडिवल में क्या थी, हमारी धर्म की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। और उसके बाद आज फिर मॉडर्न एजुकेशन आई, मॉडर्न काल आया। तो उसमें क्या क्या थे, एक तो थे जॉन डीवी थे और भी कुछ थे कई सारे। ठीक है, फ्रोबेल थे। इन्होंने क्या है बोला कि आज मॉडर्न टाइम है, अब ना तो हम बच्चे को खाली धर्म की शिक्षा दे सकते, ना ही बच्चे से खाली क्वेश्चनिंग कर सकते। आज की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और एक्सपीरियंस बेस्ड हमारी शिक्षा होनी चाहिए। तो हिस्ट्री से हमें ये योगदान यहाँ से मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हिस्ट्री से हमें क्या क्या मिला, एक तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इन्होंने बोला गया कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस द्वारा बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, और जो क्लासरूम है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए। अथॉरिटेटिव में होता है कि टीचर का ही सब कुछ होता है, नहीं कि टीचर का ही पूरा का पूरा उसके ऊपर कंसंट्रेट होता है, बच्चे की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है, सिर्फ टीचर की बातों को सारी चीज़ें फॉलो किया जाता है। ऐसा इन्वायरमेंट हमें नहीं रखना, हमें डेमोक्रेटिक यानी कि बच्चे के विचारों को भी यहाँ पर क्या है हमें महत्व देना है। उसके बाद बात आती है हमारा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में क्या आता है हमारा, अब तक तो था हमारा सिर्फ पेडागोजिकल, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव था वो। अब बात तो हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव क्लियर है? यस मैम। अब चलते हैं हम इसका अगला पॉइंट, फिलोसफिकल। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में क्या है भैया, आपका दार्शनिक दृष्टिकोण जिसमें बोलते हैं, ये क्या है हमारा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव का एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या वैल्यूज हैं, हमारी लाइफ का क्या पर्सपेक्टिव है, इससे संबंधित होता है, हमारा जीवन दर्शन से ये हमारा संबंधित होता है। फिलोसफिकल में हमारे जितने भी पुराने थे, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने अपने यहाँ पर जीवन से रिलेटेड कुछ अपने दृष्टिकोण बताए हैं। स्वामी विवेकानंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी ने क्या है
बुनियादी शिक्षा के ऊपर बल दिया, किसी ने क्या है आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया, किसी ने नैतिक शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या था, इन लोगों ने क्या है अपनी फिलोसफिकल दृष्टिकोण यहाँ पर क्या है प्रस्तुत किए हैं। यूनान में जो प्लेटो थे उन्होंने आइडोलिज्म यानी कि आदर्शवाद को डेवलप किया, एरिस्टोटल थे उन्होंने रिलीजियम का समर्थन किया, जॉन डीवी थे भाई, जॉन डीवी ने क्या बताया गया, प्रयोजनावाद प्रैग्मेटिज्म को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए जो भी हमारे विचारधाराएं हैं, हमारे उनसे रिलेटेड एजुकेशन के क्या उद्देश्य क्या वैल्यूज हैं, उनसे रिलेटेड है हमारा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें क्या है अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख जो दार्शनिक विचारधाराएं यहाँ पर 4 प्रकार की हमारी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव निकल के आई थी, जिसमें आया था आपका आइडलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। ये पढ़े हैं ना आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। आदर्शवाद की बात क्या बोले मैम? प्रकृतिवाद जिसने क्या है कि नेचर को ही सब कुछ माना है। प्रकृतिवाद, उसके बाद एक वालों ने एक ने आत्मा को माना था। यथार्थवाद जो ये बोलते हैं कि भाई जो सामने है जो प्रत्यक्ष चीज वो सच है, बाकी चीजों को नहीं मानते थे। प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। मैम ये चैट जीपीटी की चैट मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे, मेरे में कुछ अलग तरीके का आंसर आ रहा है। एक बार मैं आपका भी जो आपके चैट जीपीटी ने अपने पर्सपेक्टिव से आंसर दिया मैं उसको भी देख लूँ एक बार, मेरे में कुछ अलग आ रहा है। मैम ये सेंड कर दो चैट मुझे उस पे व्हाट्सएप पे। फोटो क्लिक करके? नहीं, ये डायरेक्ट शेयर हो जाएगी व्हाट्सएप पे। कहाँ से होता है? हिस्टोरिकल में आप ये कह रहे हैं कि सोक्रेट्स थे, प्लूटो थे, अरिस्टोटल थे या जो भी थे, उन्होंने मतलब ये दिया है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है। हाँ जी, और अभी जो बोले साइकोलॉजिकल क्या बोले थे, फिलोसफिकल में आप हाँ बोल जी, रहे हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम में जो लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसको 4 तरीके से बांट दिया है कि कुछ लोगों की आइडियलिज्म वाली सोच होगी, कुछ की रियलिज्म वाली होगी, कुछ की प्रैग्मेटिज्म होगी और कुछ की नेचुरलिज्म होगी। हाँ जी, और और इन सब का जो कॉम्बिनेशन बन के जो इंसान क्रिएट होगा उसके अंदर जो डिसिप्लिन होगा वो हम अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़कर अपने अंदर डेवलप करेंगे। हाँ जी। यही ना मैम? यस ओके बेटा। मैम। सीटेट के फॉर्म स्टार्ट पर्सपेक्टिव में क्या बताया गया है हमारा, ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपका सोशल सोशल क्या है मतलब समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, यानी कि आपकी एजुकेशन और जो आपकी सोसाइटी है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको स्पष्ट करता है, सोशोलॉजिकल। ठीक है, एक सब्जेक्ट भी होता है आपका सोशोलॉजी, ठीक है, जिसमें आप क्या है एजुकेशन और सोसाइटी के रिलेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो बताया गया कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल जो भी क्रांति आई है या जो भी सोशल चेंज आया है उसके बाद एजुकेशन के सामाजिक महत्व पर बल दिया गया है, यानी कि जितनी भी क्रांतियां आई हैं या जितने भी सोशल चेंज हुए हैं उसके बाद एजुकेशन में जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारा समाज है उसका महत्व और बढ़ गया, उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो गई है। उसके बाद इन्होंने बोला है इमाइल डुर्किम को एजुकेशन के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि जो एक इमाइल थे उनको क्या है एजुकेशन में जो सोशोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको लाने का मेन फाउंडर इन्हीं को माना जाता है। जो कार्ल मार्क हैं उन्होंने क्या है एजुकेशन को सोशल चेंज का माध्यम माना है, यानी कि तो ये बता दिया अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो डेफिनेशन जो देते हैं उस तरीके से बता दिया। और महात्मा गांधी ने क्या बताया कि जो सोशोलॉजी है वो हमारा समाज उपयोगी शिक्षा पर बल देता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग दिया वो बता देना। मेन विचारधारा या मेन फैक्ट यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं कि जो सोशोलॉजी है उसमें जो भी एजुकेशन है उसमें हम सोशल
सोशलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? समाजीकरण का माध्यम इसको मानते हैं। दूसरा जो हमारा कल्चर है उसका प्रोटेक्टर हम इसको मानते हैं। और क्या-क्या बातें आती है इसमें? सोशल इक्वालिटी की बात इसमें आती है हमारी, जो भी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनकी डेवलपमेंट की बात इसमें आती है, ठीक है? तो सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव में इन 4 मेन विचारधाराओं, जैसे उसमें था ना पिछले वाले में आप आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मैटिज्म उनको लेके चलते थे। तो ये जो सोशियोलॉजिकल है इसमें आप कौन-कौन बेसिक पॉइंट लेके चलते हो आप? सोशलाइजेशन का, कल्चर का, सोशल इक्वालिटी का एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के डेवलपमेंट के टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर आप चलते हो, ठीक है? अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सोशियोलॉजी को पढ़ाने का क्या इम्पोर्टेंस है कि ये समाज में क्या है हमारी एकता बढ़ती है, यानी कि यूनिटी के लिए इसकी बात की गई है। और समाज में कोई भी सुधार करने हैं या कोई भी हमें क्या है चेंजेज करने हैं, तो हम क्या है इस पर्सपेक्टिव के जरिए लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है? कि समाज के पर्सपेक्टिव के जरिए हम यहाँ पर इनको समझा सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा कौन सा? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और इसको और ज़्यादा डिटेल में करना तो आप इसको गूगल करके देख लीजिए, ठीक है? क्लियर है? मैम मैम आपकी क्लियर पिक्चर आ ही नहीं रही। क्या? मैम आपका वो तो, लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता आंसर जो आप एक बार पढ़ाए थे कि हमने मतलब इतिहास मतलब हिस्टोरिकल के जैसे कि इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है हाँ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमने जो भक्ति मूवमेंट किया, सूफी मूवमेंट किया, उसके बाद हमने ये बुद्धिज्म जिन्होंने दिया था अष्टांग मतलब ये, और फिर से उसके बाद हमारे जैनिज्म के अंदर जो महावीर जैन थे उन्होंने जो दिया था, और ये सब लोग को मिलाकर हमारा एक सोसाइटी के अंदर सोशल रिफॉर्म्स हुआ जो हम एजुकेशन के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू लिए थे। वो तो बेटा सु- ना शिक्षा के ऊपर आ गया हमारा सारा। इसमें मेन हाँ तो तो पता है क्या बता रखा है? इसमें मेन दे रखा है हमें एक तो समाज केंद्रित जो हमारा, देखो जैसे एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी ना, तो इसमें हम सोसाइटी सेंटर्ड अप्रोच लेके चलते हैं, यानी कि अपनी एजुकेशन को समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनसे जोड़ते हैं। और आप जो बता रहे हो ना बेटा, ये है हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसमें हम क्या है प्राचीन से लेकर आज तक की, ये आपने सबसे पहले वाली बात में नहीं पढ़ा जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे? तो वही मैम कह रहे कि मतलब ये सब जो रिफॉर्म मतलब हमारे आज तक के इतिहास में जो 4 बार चेंज आया है, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, एक तो जैनिज्म बुद्धिज्म से, एक वो सूफी और भक्ति मूवमेंट की वजह से, और एक जो आया था यहाँ पे हमारा भारत में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो इन सब की वजह से मैम, और वर्ल्ड के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन सब की वजह से हमारा जो एजुकेशन के प्रति जो सोशियो, हाँ जी, हाँ जी, ये तो इसके पॉइंट है, इसमें आप ऐड कर सकते हो जो इसमें है ना आपके एसएसटी वाले हाँ पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज पूछ रहे थे कि हाँ जी, ये चीज ही तो है जो हमारे एजुकेशन के अंदर जो सोशल आइडियोलॉजी क्रिएट करता है। हाँ जी, और एक हो गया फिलोसफिकल आइडियोलॉजी 4 शब्द, एक हो गया हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी जहाँ पे आपने कुछ थिंकर्स लोगों के नाम बताए। हाँ जी। और इसका ये मेन हाँ ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जो सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है हमारा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम अपनी सोसाइटी में क्या है एकता स्थापित कर सके। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन है, उसको हम क्या है, उसको हम सिक्योर रख सके। हमारी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डेवलप कर सके। हम क्या है एक डेमोक्रेटिक नागरिक तैयार करना, और जितनी भी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में हम क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, ठीक है? इसे क्या है मेन महत्व क्या है इसका? सामाजिक विकास लेके आना हमारी क्या है शिक्षा समाज के प्रगति और जो डेवलपमेंट है उसमें सहायता करती है। यानी कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, एक तो क्या बताया गया इसका महत्व कि हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट, हम एजुकेशन के तहत क्या करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं। सभी वर्गों को क्या है हम इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आगे जितने अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोग हम एक साथ रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रहे, तो क्या है राष्ट्रीय एकता को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। सोशल चेंज
अगर एजुकेशन है तो जितनी भी कुरीतियां हैं, रूढ़ियां, उनको हम समाप्त कर सकते हैं और एक नया सामाजिक परिवर्तन लेके आ सकते हैं। और क्या है, हमारी नागरिकता की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यानी कि विद्यार्थी को क्या है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, क्योंकि हमारे देश का फ्यूचर तो आज वाले जो विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे या आप लोग, वही तो हो। तो ये पर्सपेक्टिव इसमें बताया है कि आधुनिक शिक्षा में जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, अगर आज के समय में देखा जाए तो इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रखा है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर, वुमेन एजुकेशन को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, और जो डिजिटल एजुकेशन है वो सब भी क्या है, आपके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में हमारी जो सामाजिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट पर बल देने की बातें कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्लियर है? यही सब है क्या मैम? अभी देखते हैं। देखो बेटा, जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है, एजुकेशन में क्या लिया जाता है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशन देने तक ही हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि आपके इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है वो एजुकेशन की ओवरऑल प्रोसेस है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गए, आपके कैरिकुलम भी आ गया, आपकी जो भी टीचिंग के मेथड्स हैं, आपका इवैल्यूएशन करने का जो तरीका है, वो सारे के सारे आपके एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर आते हैं। ये क्या करता है, आपकी एजुकेशन को एक सिस्टमैटिक और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। यानी कि आपको क्या कैरिकुलम पढ़ाना है, क्या वो करना है, आप लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे करना है, टीचिंग में कौन से मेथड हमें यूज करने हैं ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है उसका मतलब है शिक्षा के व्यापक रूप को समझना, ठीक है। एजुकेशन का जो ब्रॉड मीनिंग है उसको समझना, इसमें एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपका कैरिकुलम, आपका इवैल्यूएशन मेथड और आपकी शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है उसको स्टडी किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम मैम एक बार मतलब आप एक बार जो थॉर्नडाइक का जो आप बताए थे, जिसमें वो उसने रैंकिंग लिया था कि मतलब जिसमें वो ग्रेडिंग पॉइंट दिया था, वो वाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं, हाँ, उस वो इवैल्यूएशन का आ गया बेटा। जिसमें वो हर एक स्टेप पे वो देख रहा था कि कैसे परफॉर्मेंस उसकी बदल हाँ रही है, जी, हाँ जी, डे टू यानी कि डे बेसिस पे, एजुकेशनल मंथली पर्सपेक्टिव बेसिस में पे। हम हाँ हाँ। इवैल्यूएशन का टॉपिक भी ले रहे हैं, हम कैरिकुलम कैसे सेट करना है ये भी हाँ, टॉपिक ले रहे असेसमेंट भी हैं। कर रहे हैं। हाँ उसके जी, बाद उसका मतलब उसका पूरा का पीछे। पूरा हाँ, एजुकेशन में क्या होता है वो सारा पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैम ये लास्ट टॉपिक है ना, लीव हाँ, ये कर दें? लास्ट टॉपिक है बेटा, उसके बाद ये लगा लो कल हो जाएगी आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। ठीक है मैम। 2 ही पॉइंट रह गए हैं फर्स्ट यूनिट के, और आप लोग भी करके आओ। बाय 2 मैम। पॉइंट क्या, ये अगला तो हो ही रखा है, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। ये आप कंप्लीट डिटेल में पढ़ के आना एक बार, ठीक है। और एक ये आपको पढ़ के आना है घर से, अप्रोच विद इन डिफरेंट सब्जेक्ट की क्या क्या अप्रोच रहेगी। मैथमेटिक्स में क्या अप्रोच है, साइंस की क्या अप्रोच है, ठीक है। बाकी तो मैं ये कल करवाऊंगी। अब आ जाओ अपने इसी टॉपिक पे। जो टीचर सेंटर्ड है, इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या बताया गया है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखें तो भारत में क्या थी, जैसे रोशन ने बताया, गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है। फिर वैदिक काल में चरित्र निर्माण की और आध्यात्मिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने लगे। फिर मेडिवल आया तो फिर क्या था, धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया। ब्रिटिश काल आया तो उन्होंने क्या है, इंग्लिश शिक्षा पर की तरफ वो किया, ठीक है, कि हमें क्या है, पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा जो ये इनकी चली हुई थी उसके ऊपर बात। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि हमें सार्वभौमिक, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव एजुकेशन पर इन्होंने बल दिया। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो हम कैसे टेक्नोलॉजिकल युक्त शिक्षा ले रहे हैं, एआई का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। एआई बेस्ड टीचिंग को हम क्या कर रहे हैं, या एजुकेशन को डेवलप कर रहे हैं।
अब है इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं भई? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेती है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करके सीखने पर बल देने की बात कहती है, एक्सपीरियंस बेस्ड हो गई, फिर है डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण कि सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, ठीक है? वैल्यू आधारित शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, ठीक है? शिक्षा को जीवन से जोड़ने वाली प्रैक्टिकल एजुकेशन हमें देनी चाहिए। ये सारी इसकी विशेषताएँ बताई है एजुकेशन के अंदर कि हमें इन-इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? आपकी नॉलेज और स्किल प्रदान करना, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, आपके अंदर जितने भी मोरल वैल्यूज़ हैं उनको डेवलप करना, सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करना, आपको क्या है एक डेमोक्रेटिक नागरिक बनाना, आपको आत्मनिर्भर और ज़िम्मेदार व्यक्ति बनाना। और राष्ट्र विकास में भी राष्ट्रीय एकता में राष्ट्र विकास में कैसे करता है? रोजगार के अवसर बढ़ाता है। अगर हम देखा जाए तो एट मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें एजुकेशन पर्सपेक्टिव तो आज की शिक्षा में हम डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग और जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, स्किल बेस्ड लर्निंग है उसको आज ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जो ना हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी है उसमें भी हम क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी और एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बल दिया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई है कि जो हमारा एजुकेशनल जो पर्सपेक्टिव है वो एजुकेशन को क्या है इफेक्टिव, सिस्टमैटिक और समाज के लिए उपयोगी बनाने का आधार है। ये व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट, सोसाइटी की प्रोग्रेस और हमारे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो अगर हम प्रेजेंट समय में देखें तो जो हमारी क्वालिटेटिव एजुकेशन है और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके लिए भी एजुकेशन दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल वाली क्लास में और कल के यस मैम, बाय मैम।